अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। आज बड़ा धमाका खेज किस्म का इजलास हुआ कौमी असम्बली का, और यहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कानून साजी जो है वो कर ली गई है, और कुछ बिल्स, कुछ तरमीम एक्ट में वो मंजूर की गई हैं, और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। इसके ऊपर एक तफसीली तजिया आपके सामने रखते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके मुतालिक भी कुछ बात करेंगे, और इसके साथ साथ जो दीगर सियासी मंजरनामा है इसमें क्या कुछ अहम होने जा रहा है इसके ऊपर भी बात करेंगे इसी व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और आज गुफ्तगू का आगाज़ मैं करूँगी सियासतदान, सीनियर सियासतदान मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब के एक ट्वीट से, जिन्होंने आज बहुत ही ज़बरदस्त बात लिखी है PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। और वो ये लिखते हैं कि ताबेदारी तो बहुत ही छोटा लफ्ज़ है, असल में तो ग़ुलामी का तौक़ है जो इन दो जमातों ने अपने गले में डाल रखा है। जी हाँ, जो आज इन्होंने कानून साजी की है तो उसमें इससे बेहतर इनके लिए अल्फाज जो हैं वो हो नहीं सकते। पहले सुना करते थे कि बूट पॉलिश किए जाते हैं, लेकिन अब इनको अपने जो दफातर हैं उनके बाहर लिख के लगा लेना चाहिए कि हमारे यहाँ बूट ना सिर्फ पॉलिश किए जाते हैं बल्कि चाटने का काम भी तसल्ली बख्श किया जाता है। तो अब इन लोगों की जितनी भी जाली जमहूरियत और आज़ादी इजहार राय और सिविलियन बालादस्ती जैसे खोखले नारे थे, उनकी हकीकत खुल चुकी है और सब जान चुके हैं कि ये जमातें असल में एतराफ़ कर चुकी हैं। इन्हें मालूम हो चुका है कि शायद अब ये कभी भी इलेक्शन जीत कर दोबारा असेंबली में नहीं आ सकती, हुकूमत नहीं बना सकती, और इस वजह से इन्होंने आखिरी कील भी ठोक लिए हैं उस ताबूत में जिसका नाम कहीं पर भी जमहूरियत था, इलेक्शन था, या आप कह लीजिए सिविलियन बालादस्ती था। इनको मालूम हो चुका है कि सिर्फ ग़ुलामी में ही अब इनकी कामयाबी है, लिहाजा इन्होंने पूरे तौर पर अपने आप को ग़ुलाम साबित भी कर दिया है, तस्लीम भी कर लिया है, और इसके साथ साथ मुकम्मल तौर पर एक सरेंडर किया है। ना सिर्फ खुद सरेंडर किया है बल्कि ये भी बंदोबस्त करके दिया है कि अदलिया भी मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर जाए, मुकम्मल तौर पर उनको भी मातहत कर दिया जाए मुक़्तदरा के। और अवाम तो ज़ाहिर है कि उनके ख्याल से पहले ही, चूँकि वो अगर उनके बिल्कुल ताबे हैं तो उनका मानना है कि अवाम तो ऑलरेडी ताबे हैं। तो जनाब, आज ये जो एक नया सिस्टम पाकिस्तान में लागू किया गया है, जिसको फवाद चौधरी साहब कुछ इस तरह कहते हैं कि इससे बेहतर था कि आप ये एक कानून बनाते कि अब इस मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी, खिलाफत होगी, बादशाहत होगी, कुछ आप इस किस्म का नाम ले लेते इस निज़ाम को। क्योंकि बहरहाल जो कुछ आप कर रहे हैं और जिस अंदाज से पिछले 8-9 महीने से कर रहे हैं वो कहीं से भी जमहूरियत तो नहीं है, जमहूरियत तो उसको नहीं कहा जा सकता। तो अल्टीमेटली आप जो कर रहे हैं वो यही है कि आपने खुद तो सरेंडर किया ही है, साथ 24-25 करोड़ अवाम को भी सरेंडर कराया है, और साथ में अदलिया का भी जो थोड़ा बहुत दमखम था वो भी आपने मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके उनको भी सरेंडर कराया। ये सारी तमहीद मैंने क्यों बांधी है, ये अगर आप सिर्फ आज की कानून साजी देख लें तो आपको मालूम पड़ जाएगा। आज जी सबसे पहले तो अदलिया के पर काटने के लिए एक कानून जो है वो असेंबली में पेश किया गया। ये हम गुफ्तगू तो सुन रहे थे काफ़ी दिनों से कि जी असेंबली जो है अब कोई ऐसी कानून साजी करने जा रही है जिसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ा दी जाएगी। और हम जो सुन रहे थे वो ये कि 17 से 24 कर दी जाएगी, 25 कर दी जाएगी, कुछ इस किस्म की गुफ्तगू जो थी वो सेनेट की कायमा कमेटी में भी हुई। लेकिन आज हैरत अंगेज़ तौर पर इस बात की खबर मिली कि काबीना ने तो 1-2 नहीं बल्कि 34 जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी है। और ये खबर तो चलिए फिर भी कहीं गर्दिश हो रही थी कि जजेस की तादाद में इजाफा होने जा रहा है, और ये भी खबरें गर्दिश कर रही थी कि अभी भी बहरहाल हुकूमत की सफ़ों में इस मामले के ऊपर मुकम्मल इत्तेहाद नहीं है। पीपल्स पार्टी कुछ थोड़ा बहुत इस पर मुख्तलिफ रवैया रखती है और PMLN कुछ और सोच रही है। ये तो नहीं कि वो नहीं करना चाहते, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कहाँ उनका ज़्यादा फ़ायदा है, कहाँ दूसरे का ज़्यादा फ़ायदा है। तो वो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो कहते हैं ना केक में किसका हिस्सा ज़्यादा है, इसके ऊपर थोड़ी उनकी निगोसिएशंस चल रही थी, जिससे अंदाज़ा ये था कि शायद अभी कुछ दिन बाद ये बिल जो है वो पार्लियामेंट में लाया जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि ये सिर्फ धूल झोंकी जा रही थी, और फिर आज मामूल की कार्रवाई मुअत्तल करके अचानक से
आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कौमी असम्बली के इजलास में जजेस की जो तादाद है उससे मुतल्लिक जो एक्ट है इसमें तरमीम का बिल अचानक से पेश कर दिया, जिसमें सरप्राइजिंगली जो जजेस की तादाद है सुप्रीम कोर्ट की वो बढ़ाकर 34 कर दी गई है, यानी एक चीफ जस्टिस और बाकी 33 जजेस। और इस तरह से ये भर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली जजेस से। और अब जो जजेस इन्होंने तैनात करने हैं, चूँकि वो भी इन्होंने इख्तियार किसी हद तक अपने हाथ में भी रखा है, तो आप ये कह सकते हैं कि अब ये जजेस जो हैं इस बुनियाद के ऊपर हायर किए जाएंगे कि कौन हुक्मरान जमातों को ज़्यादा बेहतर अंदाज से सर्व करेगा, तो कौन ज़्यादा बड़ा जियाला साबित होगा, कौन ज़्यादा बड़ा जो है वो मतवाला साबित होगा। तो अब ये इस बुनियाद के ऊपर नए जजेस जो हैं वो इंडक्ट किए जाएंगे। और इसका मकसद बड़ा वाज़ेह है, इसका मकसद बड़ा सीधा सा है कि जो मौजूदा अदलिया है उसमें चूँकि इनको लग रहा था कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी इनके हाथ में मुकम्मल इख्तियार नहीं आया और इनको लग रहा था कि अभी भी इसके ऊपर जो मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो चूँकि एक कह सकते हैं आपके मेजॉरिटी में हैं, जो एक तरह का ज़रा माइंडसेट रखते हैं आज़ाद अदलिया को लेकर के, तो वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो लिहाजा ज़रूरी ये है कि ये नंबर गेम तब्दील हो। अब मसला ये हो रहा है कि ये जजेस जो हैं ये अपने मौक़िफ़ से हट नहीं रहे शायद, और याहिया अफरीदी साहब जिनको खुद हुकूमत ने अपॉइंट किया वो भी शायद उस तरह की यकीन दहानी नहीं करा रहे जो हुकूमत चाहती थी, और काजी फ़ायज़ ईसा साहब की तरह हुकूमत के मामलात को कंट्रोल करने में शायद उस हद तक, उस लेवल तक ना जाएं। तो ये तमाम चीज़ें हुकूमत को परेशान कर रही थी पिछले कई दिनों से, जिसके बाद उसका एंड रिज़ल्ट ये निकाला गया है कि जी जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए। अब अगर 8, 9, 10, 12 जजेस भी एक तरफ हों तो बाकी जो तमाम जजेस हैं 34 के जो बाकी, अब आप निकाल लीजिए कि अगर 14 जजेस भी एक तरफ हों तो बाकी 20 जजेस तो फिर भी इनकी तरफ हों, तो इनको ये कोई प्रॉब्लम ही ना आए कि अगर कोई फुल कोर्ट बने तो जनाब हमारे जजेस की तादाद ज़्यादा होगी और कोई हमारा डिसीजन जो है वो उड़ा के पीछे नहीं फेंका जाएगा। तो ये बड़ा वाज़ेह है। अगरचे अभी तो उन्होंने ये कहा है कि हम मरहलावार जजेस की तादाद बढ़ाएंगे, लेकिन सूरत हाल वाज़ेह है कि जब जब उनको ज़रूरत महसूस हुई कि अब जजेस की तादाद जो है वो इस लेवल पर है कि हमारे मकासद में कहीं पे कोई रुकावट आ सकती है, तो वो फौरी तौर पर जजेस की तादाद जो है वो बढ़ाते चले जाएंगे। चूँकि ये एक एक्ट था और ये सादा कानून साजी से किया जा सकता था, लिहाजा हुकूमत की चूँकि इस वक्त एक सादा अक्सरियत है बनी हुई है, जैसी भी है, बहरहाल वो एक अलग सवाल है, लेकिन है, तो इन्होंने जनाब उसके तहत ये कानून जो है वो पास कर लिया। साथ ही साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को एक दफ़ा फिर छेड़ा गया है। उसकी वजह फिर वही है कि चूँकि मुनीब अख्तर साहब पसंद नहीं हैं और उनको तो पहले भी कमेटी से निकाला गया था ज़ोर ज़बरदस्ती करके और किसी तरह की एक कानून साजी लाकर, तो अब एक दफ़ा फिर से उनको जो है कमेटी से निकालने की कोशिश की गई है, जिस तरह से याहिया अफरीदी साहब ने उन्हें वापस इंडक्ट कर लिया था। तो अब इन्होंने आज जो कानून साजी की है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की, उसमें इन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि जनाब जो एक जज हैं वो तो चीफ जस्टिस खुद होंगे उस कमेटी में, दूसरे जो जज हैं वो चलिए सीनियर मोस्ट अब मंसूर अली शाह साहब हैं तो वही बैठे रहें, लेकिन जो तीसरे जज हैं वो प्रिजाइडिंग जज होंगे, वो आईनी बेंच के सरबराह होंगे, जो भी अब बाद में जुडिशल कमीशन जो है वो तय करेगा। तो इस तरह से एक दफ़ा फिर मुनीब अख्तर साहब को बाहर निकाल दिया गया है। ज़ाहिर है प्रिजाइडिंग जज अब मुनीब अख्तर साहब को तो बनाएगी नहीं हुकूमत, तो इनका जो काम था कि मुनीब अख्तर को किसी तरह हम साइडलाइन कर दें, कम अज़ कम इस हद तक इन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में फिर से एक तरमीम कर ली है। और ये कोई तीसरी चौथी दफ़ा हो चुका है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जो कमेटी है उसमें तरमीम करते चले जा रहे हैं। इसी से आपको इनकी नीयत वाज़ेह हो जाती है कि अगर आप कानून साजी करते हैं, पहले इस पर थोड़ी बात करनी बड़ी ज़रूरी है। बहुत से लोग आज आपको ये दलाइल देते नजर आएंगे, जी पार्लियामान सुप्रीम है और जी कानून साजी उसका हक है और वो कर सकती है, और अगर उनके पास मेजॉरिटी है तो कोई उनको रोक नहीं सकता, वो जो चाहे तरमीम कर सकते हैं, कानून और बिल पास कर सकते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है मेरे भाइयों और बहनों, बात बड़ी सीधी सी है कि आइन ने वाज़ेह तौर पर ये कह दिया है कि आपकी जो ताकत है तमाम रियासत के सतूनों की, उसके दरमियान एक तवाज़ुन रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक जो रियासत का सतून है वो किसी दूसरे सतून को बिल्कुल
माइनस कर दे या उसके इख्तियारात बिल्कुल सलब कर ले या बिल्कुल उसको सबजुडिस कर दे या सरेंडर करवा दे उसका, तो ऐसा हक जो है वो आईन पार्लियामान को नहीं देता। अगर इस तरह की आप कहें बात कि जी वो कुछ भी कर सकते हैं कानून साजी, तो कल को तो फिर वो ये भी कानून साजी कर दें कि जी सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ही ख़त्म की जा रही है, आइंदा कभी मुल्क में इलेक्शन ही नहीं होंगे और यही असेंबली अब चलती रहेगी जब तक चलती चली जाए। तो आप तो फिर इसकी कोई लिमिट नहीं है ना, तो आपको कानून साजी करने का हक ज़रूर है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप मादर पिदर आज़ाद हैं और कुछ भी कानून साजी करते चले जाएं। अब बहुत से लोग इस पे बात कर रहे थे, तो मैंने कहा भाई ये जो तलाक है ना, ये भी हक हासिल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने अगर खाने में ज़रा सा नमक तेज़ कर दिया तो आप उसको तलाक दे देंगे और कहेंगे कि जी हमें तो हक हासिल है तलाक देने का। तो आपके पास कोई भी आप कानून साजी कर रहे हैं, जो भी आप अमल करते हैं, तो उसको जस्टिफाई करना होता है, आपके पास उसकी कोई वजह होती है कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। अब आज जो आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ा रहे हैं, उसकी कोई वजह समझ नहीं आती कि आप क्यों उसकी तादाद बढ़ा रहे हैं। अगर इसकी वजह यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट पे जो मुकदमात का एक बोझ है वो कम करना चाहते हैं, तो वो तो लोअर जुडिशरी में ज़्यादा है, वहाँ क्यों नहीं आप ऐसी कानून साजी करते और अदालतें बनाएं और जजेस को लेकर आएँ। लेकिन नहीं, आपकी नज़र सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर है, क्योंकि आपको इस बात का खदशा है कि आपके मफादात को अगर कोई जख्म पहुँच सकती है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पहुँच सकती है। और यही बात आइन आपको मना करता है कि आप कोई भी ऐसी कानून साजी नहीं कर सकते कि जिसमें आप शख्सियात को सामने रख के कानून साजी करें कि हमें ये चाहिए और ये नहीं चाहिए लिहाजा कानून बदल डालो। आप अपने ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी नहीं कर सकते, बल्कि जो आपकी कानून साजी होती है वो इस नीयत के साथ होती है कि वो जनरलाइज्ड होती है, वो सबके लिए होती है और उसमें सबका मफाद होता है। लेकिन यहाँ जब से ये हुकूमत आई है, आप कोई एक कानून बता दीजिए जो इन्होंने अवाम के मफाद में बनाया हो। हर कानून इनका या तो मुखालिफिन को कुचलने के लिए या अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया जा रहा है, और उसके लिए इन्हें रात गए भी बैठना पड़े, सारी सारी रात बैठना पड़े, ये बैठते हैं। और इनको मिनटों सेकंडों में अगर कानून साजी करनी पड़े तो ये करते हैं। अब आप बुनियादी जो आइन का ढांचा है उसको छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो कम अज़ कम स्टेक होल्डर्स को एतमाद मिले। अगर आपकी नीयत दुरुस्त होती तो आप मुख्तलिफ जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं अदालती निज़ाम के, उनके साथ बैठते और उनसे मशवरा करते कि आप ये करना चाह रहे हैं, और उसमें तजावीज़ लेकर आप भी आएँ और फिर मिलकर कोई कंसेंसस के साथ आप बात करते हैं। आप अपोजिशन को भी बुलाते हैं, आप बार्स के नुमाइंदों से बात करते हैं, आप जुडिशरी के नुमाइंदों से बात कर सकते हैं, आप सेनेट से, आप हर जो मकतबा फ़िक्र है सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर सकते हैं, जिससे आपको एक अंदाज़ा हो कि लोग आपको शायद बेहतर तजावीज़ दें। लेकिन ये सब तब होता है जब आप अवाम के मफाद में, मुल्क की बेहतरी की खातिर कोई कानून साजी करना चाहें। लेकिन जहाँ आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, तो आप तो बड़े क्लियर होते हैं अपने अहदाफ में, और इस वजह से आप फिर ये जो बिल्कुल पर्सन स्पेसिफिक किस्म की कानून साजियाँ वो करते नज़र आते हैं। इसी तरीके से एक और जो आज इन्होंने कार्रवाई डाली जिसका कानो कान किसी को खबर ही नहीं हुई, वो था आर्मी एक्ट में तरमीम। और यहाँ पर भी इन्होंने वो कर्ज उतारे जो वाजिब ही नहीं थे। मतलब ये तो हम पहले भी सुनते थे कि जी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होती है, और कोई भी आर्मी चीफ हो मुल्क का, हमेशा हम देखते रहे हैं मासी में कि वो जल्दी जाता नहीं है। कोई तो बाकायदा बराह रास्त काबिज हुआ तो 10-10 साल हुकूमत की, और जो जमहूरी हुकूमतों के दौर में भी चलते रहे तो एक्सटेंशंस लेते रहे। और ये मिसालें भी हमारे सामने हैं, चाहे वो जनरल इशफाक परवेज़ कियानी साहब हों, जनरल बाजवा हों, तो ये सारी चीज़ें भी हमारे सामने रही हैं। तो एक्सटेंशन तो वैसे ही हमने देखा है कि जब भी मुल्क में एक्सटेंशन दी गई है या लेने की कोशिश की गई है या ये नौबत आती है, तो वहीं पर ख़राबी जो है वो शुरू हो जाती है। वहीं पर हम देखते हैं कि जो भी वक्त की हुकूमत होती है उसके लिए मुश्किलात शुरू हो जाती हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि हुकूमतों के तख्ते जो हैं वो उल्टे जाते हैं। तो ये तो होना चाहिए था कि ये सिरे से ही बाब ख़त्म हो एक्सटेंशनों वाला, इस तरह की कानून साजी हो कि ये मसला ही हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। लेकिन उल्टा मज़ीद जो इस चीज़ में इन्होंने आज कानून साजी किया, उसके मुताबिक इन्होंने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर, यानी अभी क्या है कानून के आर्मी चीफ जब अपॉइंट किए जाते हैं तो वो 3 साल के लिए आर्मी चीफ बनाए जाते हैं, लेकिन अब इन्होंने इसमें तरमीम करके मुद्दत मुलाजमत 5 साल तक बढ़ा दिया। यानी अब जो आर्मी चीफ अपॉइंट किए जाएंगे वो 5 साल के लिए तैनात किए जाएंगे। और ये लागू इन्होंने जाहिर है अभी से मौजूदा आर्मी चीफ से ही कर देना, ये तो नहीं है। अब देखिए, अगर ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है तो आप ये कह सकते थे कि भाई आइंदा से जो भी आर्मी चीफ बनेंगे वो जो है वो 5 साल के लिए बनेंगे। लेकिन
चूँकि यहाँ पर पर्सन स्पेसिफिक इन्होंने कानून साजी की है तो इसलिए यहाँ पर ये फौरी कहेंगे कि जी इसका इम्प्लीमेंट होगा मौजूदा आर्मी चीफ से। और इस तरह जो आर्मी चीफ ने अगले साल रिटायर होना था नवंबर में, अब उनको खुद ब खुद 2 साल की एक्सटेंशन मिल गई है और अब वो 5 साल के लिए आर्मी चीफ नामजद हैं। उसके बाद मज़ेदार बात यह है कि एक और जो इसका सेक्शन 8C है वो ये बताता है कि वहाँ पर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए या उन्हें अगर आपने री अपॉइंट करना है, दोबारा उनको अपॉइंटमेंट देनी है, उसके लिए कोई उम्र की हद जो है वो पाबंद नहीं है। यानी कोई कैद नहीं है कि आप 64-65 साल से ज़्यादा भी हो चुके हैं लेकिन अगर आपको अब अपॉइंट किया जा रहा है तो फिर आपको नए सिरे से 5 साल और मिल जाएंगे। यानी आप फिर अगर 65 साल की उम्र में भी तैनात हो रहे हैं या री अपॉइंट हो रहे हैं तो आप 70 साल की उम्र तक भले सरकारी नौकरी करते रहें और आर्मी चीफ बने रहें। तो ये भी जो एक कदगन थी उन्होंने चुपके से वो भी हटा दी है। तो ये सारा जो एक सिलसिला है उसमें बज़ाहिर साफ नज़र आ रहा है कि बंदोबस्त ये कर रही है हुकूमत, अगले 10 साल की प्लानिंग है कि जो मौजूदा आपके आर्मी चीफ हैं, जो सेटअप है वो भी चलता रहे। इसी तरह जो बाकी चीफ्स हैं, चाहे वो नेवी के हों या एयरफोर्स के हों, उनको भी इसी तरह मुद्दत में तौसी दे दी गई है। और फिर उसके बाद इनका तो शायद मैं तो यहाँ पर वैसे थोड़ी सी सदाए एहतजाज बुलंद करूँगी काजी फायज ईसा साहब के लिए कि उन बेचारे को क्यों माइनस कर दिया गया, उनको फिर क्यों जाने दिया गया। अगर आपने इस तरह ही एक बिल्कुल मज़ेदार किस्म की कानून साजी करनी थी तो फिर पूरा फ़ायदा काजी फायज ईसा साहब को भी मिलना चाहिए था। आखिर उन्होंने भी तो इस हुकूमत की इतनी खिदमत की थी, तो उन्हें क्यों इस हक से महरूम रखा गया। तो मैं तो बहुत उनके लिए आज फील कर रही हूँ। वो भी बेचारे सोच रहे होंगे वैसे कि मेरे साथ ये सलूक क्यों हुआ, मुझे क्यों निकाला। तो काजी फायज ईसा भी मेरा ख्याल है आइंदा चंद दिनों में ये कहते हुए नजर आएंगे कि मुझे क्यों निकाला, फिर मुझे भी कोई तौसी मिल जाती और मेरे साथ भी कोई बेहतर सलूक होता। हो सकता है उन्हें कहीं आगे वैसे एडजस्ट कर भी दें, लेकिन अभी तो उनका वैसे अगर वो गिला करेंगे तो बनता है। तो इन्होंने अब जो कानून साजी की है उसका मकसद बज़ाहिर साफ नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर जो पूरा पावर आपका एक सर्कल है उसमें तमाम लोग लाइक माइंडेड हों और बिल्कुल एक सेम पेज पर रहते हुए बिल्कुल इसको कहते हैं कि फुल प्रूफ इंतज़ाम किया है अपनी तरफ से हुकूमत ने कि कोई इनको छेड़छाड़ ना कर सके और उसके बाद जो इनका यानी आगे का एजेंडा होगा आगे बढ़ने का वो चलता रहेगा। तो ये इनकी प्लानिंग है। लेकिन अगेन वही बात है कि प्लानिंग्स तो इंसान बहुत सारी करता है। मैं भी सोचती हूँ कि 10 साल बाद मैं ये कर लूँगी। अब मुझे नहीं पता है कि 10 साल मेरी उम्र रहेगी आगे या नहीं रहेगी, तो रब की ज़ात जानती है, अगले लम्हे का मालूम नहीं होता। तो कहने का मकसद ये कि ये इनकी प्लानिंग्स नज़र आ रही हैं। लेकिन जितनी जल्दी में इन्होंने ये सब किया है उससे कहीं ना कहीं बहरहाल मुझे तो ये तासुर मिल रहा है कि इस हुकूमत को परेशानी लाहक रही है कि इमरान खान साहब की रिहाई की सूरत में इनके लिए कोई प्रॉब्लम्स आगे हो सकती हैं। इसीलिए इन्होंने जो बहुत आगे जाके भी काम करने थे वो आज ही कर लिए गए हैं। पहली चीज़ तो ये बज़ाहिर नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ कि वो सियासी जमात PMLN जिसके बारे में नून लीग का एक नैरेटिव बनाया जाता था कि नवाज शरीफ तो एक्सटेंशंस के बहुत ख़िलाफ़ हैं, ये एक्सटेंशन नहीं देते, और जनरल राहील शरीफ को भी एक्सटेंशन नहीं दी थी, इसी वजह से वहाँ से उनके साथ मामलात ख़राब हुए थे वगैरह वगैरह। तो आज इन्होंने तासुर को भी खुद ब खुद डब्बे में बंद करके दफन कर दिया है। तीसरी जो चीज़ हमें नज़र आती है कि जो भी ये सिविलियन बालादस्ती की बातें करते थे, जो कुछ भी ये जमहूरी हुकूमतें अपने आप को कहलवाने के लिए कहती थी, या आज़ाद अदलिया की गर्दान कभी ज़िंदगी में लापई जाती थी और ये बताया जाता था कि इनके साथ अदलिया ने बड़े जुल्म सितम किए हैं ये वो, तो आज इन्होंने वो सारा अपना नैरेटिव भी है जो उसको उठा के दफन कर दिया है, दरिया बुर्द कर दिया है, और इन्होंने बता दिया है कि जी हम टोटली बिल्कुल जिसको कहते हैं कि एक सरेंडर करके इस तरह का कंट्रोल्ड बादशाहत का निज़ाम ले आए हैं, और जिसको पसंद है वो इस मुल्क में रहे और जिसको नहीं पसंद वो बेशक उठ के चला जाए इस मुल्क से। हमें कोई परवाह नहीं है, हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि अवाम इस पे क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, और हम फ़िलहाल सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारे मफाद को क्या चीज़ जो है वो महफूज कर रही है। हम वही कानून साजी भी करेंगे और वही आगे जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये एक जो सारी आज की हुई है पेशरफ्त उसने आज काफ़ी हलचल मचा रखी है, और बज़ाहिर इसमें ऐसा नज़र आ रहा है कि हुकूमत को कोई घबराहट थी और उसी घबराहट का इन्होंने इंतज़ाम किया। लेकिन क्या ये घबराहट ख़त्म हो जाएगी? अब कुछ सवाल मैं सिर्फ आगे के लिए रख देती हूँ आपके सामने। नंबर 1 ये कि ये जो तमाम आपकी 26वीं आईनी तरमीम से सिलसिला शुरू हुआ है, इसके ऊपर
जुडिशरी क्या रिएक्ट करेगी, सबसे पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि ये तमाम रास्ते बंद करके आपने एक दफ़ा फिर से खुद ब खुद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और उनके हामियों और वर्कर्स को ये बात रियलाइज़ करा दी है कि आपको इस सिस्टम से कुछ नहीं मिलना, लिहाजा आप खुद उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो सड़कों पर ही आएँ। इसके अलावा आप उनको ये बता रहे हैं कि आपका इस सिस्टम में कोई लेना देना नहीं है, ना आपको पार्लियामान से कुछ मिल रहा है, ना आपको जुडिशरी से कुछ हम लेने देंगे, ना कोई किसी इदारे में किसी तब्दीली की कोई उम्मीद रखिए, बल्कि आपको तमाम रास्ते बंद करके हमने बता दिया कि आपके पास सिर्फ एक रास्ता बचा है। जो पहले वो थोड़ा बहुत ऑप्ट करते थे, फिर थोड़ा सा दूर ही रेड लाइन से पीछे आ जाते थे, मुकम्मल जिसको कहते हैं कश्तियाँ नहीं जलाते थे, बल्कि कोई ना कोई दरवाज़ा पीछे खुला छोड़ आते थे। तो अब आप खुद उनको ये बता रहे हैं कि भाई अब जब आओ तो कोई दरवाज़ा पीछे खुला मत छोड़ के आना, तो आप खुद उनको उस तरफ धकेल रहे हैं। नंबर जो 3 चीज़ है वो ये देखना होगा कि जो आगे हालात वाक़यात टर्न होंगे, ख़ासतौर पर इंटरनेशनली जो चीज़ें होने जा रही हैं, जिसका बहरहाल हुकूमत ये तासुर देती है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क कहीं ना कहीं तो पड़ता है। तो उस चीज़ से हुकूमत जो है वो कैसे अपने आप को बचाएगी या किस तरह उससे अवॉइड करेगी, ये एक और उनके लिए सवालिया निशान होगा। तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं कि किस तरह से ये रिएक्शंस आएंगे, और उसी से ही अंदाज़ा हो सकेगा कि आगे क्या जो मौजूदा एक बंदोबस्त है उसी के सिलसिले में चलता जाएगा सारा कुछ, या फिर इस बंदोबस्त को जिसको हुकूमत ने अपने लिए एक फुल प्रूफ इंतज़ाम कह के तैयार किया है, इसमें अभी भी कोई दरार बाकी है। तो हमने तो ये देखा है कि माजी में बहुत बड़े बड़े बादशाहों ने, बड़े बड़े हुक्मरानों ने और बहुत जालिम जाबिर हुक्मरानों ने भी अपने लिए इसी किस्म के फुल प्रूफ इंतज़ामात किए थे, लेकिन जब उनके जाने का वक्त हुआ तो फिर कोई चीज़ ठहर नहीं सकी, हर चीज़ बिल्कुल खसो खाशाक की तरह बहती चली गई। और जब वक्त आता है ज़वाल का तो फिर ऐसा ही होता है, फिर हम देखते नहीं हैं कि किसी वक्त इतनी बड़ा पहाड़ नज़र आने वाली चीज़ कैसे एक ज़र्रे में तब्दील होती है। तो ये वक्त क्या अभी आ गया है या अभी इसमें थोड़ा और टाइम बाकी है, ये अभी देखना है। लेकिन हुकूमत ने अपने सारे जो पत्ते हैं वो आज खोल कर सामने रख दिए हैं, अपने कार्ड्स सारे जो हैं वो शो कर दिए हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।